हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है पार्ट नंबर 2 वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 15 ऑफ जीएसटी सीरीज़। तो इस चैप्टर का नाम है हमारा रिटर्न असेसमेंट एंड ऑडिट। ठीक है, तो इसका पार्ट नंबर 2 में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जीएसटी के अंदर कौन कौन से जो रिटर्न है वो फाइल किए जाते हैं, टाइप्स ऑफ रिटर्न पढ़े थे अंडर जीएसटी। अब हम करेंगे जो टाइप्स ऑफ जीएसटी है उनका पार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर एक एक पार्ट जो 10 है वो 10 पार्ट्स हैं, उनको अलग अलग करेंगे हम। तो फर्स्ट पार्ट है जिसमें मंथली स्टेटमेंट या फिर मंथली डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि जब जितने भी आउटवर्ड सप्लाई आपके ऑर्गेनाइजेशन ने की है उसकी मंथली स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है, सारी डिटेल्स होंगी उसके अंदर। और ये इसका सेक्शन आता है सेक्शन 37। ठीक है, सेक्शन के अकॉर्डिंग आप याद करके चलना कि आउटवर्ड सप्लाई के लिए कौन सा सेक्शन आएगा। सेक्शन 37 आएगा। GSTR 1 भरी जाएगी इसके अंदर आउटवर्ड सप्लाई के लिए मंथली स्टेटमेंट। ठीक है, दिस इज द मंथली रिटर्न और डिटेल्स फॉर आउटवर्ड सप्लाईज और इन सिंपल वर्ड सेल्स ड्यूरिंग द मंथ, कि एक मंथ के अंदर कितनी सेल हुई है उसकी डिटेल समरी किसके अंदर भरी जाती है। मंथली रिटर्न जो आउटवर्ड सप्लाई का है GSTR 1 के अंदर। फॉलोइंग आर द प्रोविजंस रिलेटेड विद फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई अंडर GST। कुछ प्रोविजंस हैं आउटवर्ड सप्लाई के रिगार्डिंग GST के अंदर। प्रोविजंस रिलेटेड विद फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, पर्सनस लिएबल टू फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड, कौन कौन से पर्सन लिएबल होते हैं फर्निश डिटेल को फर्निश करने के लिए, टाइम लिमिट क्या है इसकी, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, क्या प्रोसीजर रहेगी इन केस ऑफ एरर और ओमिशन इन डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। अगर आप कोई एरर्स और ओमिशन कर देते हो जो डिटेल्स भरी है आपने आउटवर्ड सप्लाई में तो क्या करोगे। तो फर्स्ट ऑफ आएगा पर्सन लिएबल टू फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। कौन कौन से पर्सनस लिएबल होते हैं जो जिनको आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स फर्निश करनी पड़ती है। सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 के अंदर आता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 सब सेक्शन 1, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन फॉलोइंग शेल फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। हर एक रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन फॉलोइंग, यानी कि जो नीचे दे रखी है ना, इनको छोड़कर जो सारे रजिस्टर्ड पर्सन है ना उनको मंथली रिटर्न भरना पड़ेगा आउटवर्ड सप्लाई के लिए। तो कौन से पर्सन है जिनको छोड़कर, देखो एक ISD के लिए ITD गलत रखा है, ISD पर्सन के लिए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, और एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए a person paying tax under the provisions of section 10, यानी कंपोजिशन लेवी स्कीम के अंदर जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है वो भी नहीं मंथली रिटर्न भरेगा। ठीक है, ए पर्सन पेइंग टैक्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 51, यानी टैक्स डिडक्शन TDS के अंडर जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है वो भी पर्सन मंथली रिटर्न नहीं भरेगा आउटवर्ड सप्लाई के लिए और TCS के लिए। यानी कि देखो कौन कौन नहीं भरेगा बताती हूँ। एक तो ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, एक जो नॉन रेजिडेंट्स टैक्स पेयर होगा यानी NRI पर्सन, एक TCS, एक TDS, और एक होगा जो कंपोजिशन स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड है वो पर्सन। ठीक है, वो पर्सन को छोड़कर सारे रजिस्टर्ड पर्सन मंथली रिटर्न भरेंगे आउटवर्ड सप्लाई के लिए, GSTR 1 भरेंगे। ठीक है, पर्सन लिएबल टू फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। तो देखो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट कौन कौन से, ISD, कंपोजिशन लेव सेक्शन 10 के अंदर कंपोजिशन लेवी स्कीम के अंदर जो आते हैं वो, और TDS और TCS वाले। ठीक है, और एक और है इसके अंदर लिख नहीं रखा, वो आएगा जो नॉन रेजिडेंस पर्सन है, नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर है जो, वो भी। ठीक है, अब सेकंड करते हैं टाइम लिमिट। टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, वही कितनी टाइम लिमिट है इसकी, यानी कि लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट हमने पढ़ी थी 10th ऑफ द नेक्स्ट वीक, यही था शायद। ठीक है, तो टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई सेक्शन 37 सब सेक्शन 1, ड्यू डेट क्या रहेगी 10th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी जनवरी का पूरी ड्यूरिंग मंथ की आउटवर्ड सप्लाई है तो फरवरी 10 उसकी ड्यू डेट होगी। ठीक है,
not be allowed to furnish the details of outward supplies from the 11th day to the 15th day of the month। देखो, जो डिटेल्स हैं वो आपको अलाउड नहीं होगी 11 से लेके 15 डे, जो जिस मंथ की आप जो वो डाल रहे हो, मान लो जनवरी की डाल रहे हो, तो आपको अलाउ नहीं होगा कि आप जो डिटेल्स जो डालोगे 11th डे से 15th डे तक, जो मंथ की है उस तारीख तक आप नहीं डाल सकते। एक्सटेंशन ऑफ द टाइम लिमिट, और टाइम लिमिट की एक्सटेंशन कैसे कर सकते हैं? कमिश्नर कर सकता है। कमिश्नर में एक्सटेंड टाइम लिमिट आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग, मतलब कमिश्नर इसको बढ़ा सकता है, लेकिन उसके लिए अपने को रिटर्न में क्या करनी पड़ेगी? रीजंस देने पड़ेंगे। आगे है ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। क्या होगी ड्यू डेट? वही, or not to be allowed, the registered person shall not be allowed to furnish the details of the outward supply during the period from the 11th day to the 15th day of the month succeeding the tax period। टैक्स पीरियड के जो नेक्स्ट मंथ का जो 11 से 15th डे होगा, उसको उसमें वो डिटेल्स फर्निश नहीं कर सकता। एक्सटेंशन कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है, वो भी रिकॉर्डिंग में रीज़न लेकर दोगे आप रिटर्न में, तो ठीक है। थर्ड है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। अब क्या क्या डिटेल्स होंगी, यानी कि जब आप आउटवर्ड सप्लाई की सारी डिटेल्स दे रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे या फिर क्या क्या डिटेल्स दी जाएगी, वो देखो। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश द डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाईज टेकन प्लेस ड्यूरिंग ए टैक्स पीरियड इन फॉर्म GSTR 1। ठीक है, एक टैक्स पीरियड के अंदर, यानी वो जो एक मंथ है उस टैक्स पीरियड हो गया वो उसका, और GSTR 1 के अंदर भरेगा जो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल है, इलेक्ट्रॉनिकली भरेगा। डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई शैल इंक्लूड डिटेल्स ऑफ फॉलोइंग विच आर इशूड इन रिलेशन टू आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग एनी टैक्स पीरियड। जो भी इन्वॉइसेस होंगे उस मंथ के, जो भी डेबिट नोट होंगे, जो भी क्रेडिट नोट होंगे उस मंथ के, और जो भी रिवाइज्ड इनवॉइस होंगे। यानी रिवाइज्ड इनवॉइस हमने करा था, अगर आपको याद हो तो क्या होते हैं रिवाइज्ड इनवॉइस? जब हमारी कंपनी, हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रखा होता है और कंपनी के अप्लाई करना रजिस्ट्रेशन के लिए और रजिस्टर्ड हो जाना, उसके बीच के पीरियड में जितने भी जो बिल हैं या जितने भी इनवॉइस हैं जो कट किए जाते हैं, उनसे ITC आप क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए रिवाइज्ड इनवॉइस दोबारा से हम उसी डेट के ऊपर क्या करते हैं? रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करते हैं रजिस्टर्ड होने के बाद, वो होता है रिवाइज्ड इनवॉइस। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, इसके बारे में भी हमने आपको पीछे वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल पे। तो डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, इसमें डिटेल्स ऑफ इनवॉइस की, जितने भी इनवॉइस हैं उसकी डिटेल्स होंगी, डेबिट नोट होंगे उसकी डिटेल्स होगी, जितने भी क्रेडिट नोट्स होंगे उसकी डिटेल होगी, और जितने भी रिवाइज्ड इनवॉइस होंगे उसकी डिटेल्स होंगी। ठीक है, आगे देखिए प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। अब क्या प्रोसीजर रहेगी जब आप आउटवर्ड सप्लाई को सबमिट कर रहे हो GSTR 1 के अंदर? तो क्या फर्स्ट प्रोसीजर होगा सबमिशन ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज बाय सप्लायर। सप्लायर इसे क्या कर रहा है? सबमिट कर रहा है आउटवर्ड सप्लाई को। यानी देखो, मैं सप्लायर हूँ, मेरी सप्लाई हो रही है, मीन्स मैं बेच रहा हूँ अपने सामान को, सप्लाई कर रहा हूँ अपने सामान को। तो सप्लायर क्या करे, मैं क्या करूँगी? सबमिट करूँगी, इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करूँगी, इनफॉर्म GSTR 1 के अंदर सबमिट करूँगी, और जो नेक्स्ट मंथ है उसकी 10 तारीख से पहले पहले सबमिट करूँगी। ठीक है, क्योंकि 10 तारीख ड्यू डेट है। स्टेप सेकंड होगा हमारा कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज रेसिपेंट इलेक्ट्रॉनिकली करूँगी इन पार्ट A ऑफ फॉर्म GSTR के जो फॉर्म पार्ट A में करूँगी, इन फॉर्म GSTR 4A करूँगी, इन फॉर्म GSTR 6A करूँगी आफ्टर 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, और दूसरी क्या है? कम्युनिकेशन करूँगी जो भी डिटेल्स हैं। सबसे पहले तो मैंने क्या किया? इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म भर दिया GSTR 1। ठीक है, फिर जो कम्युनिकेशन करूँगी, सारी डिटेल्स भरूँगी जो आउटवर्ड सप्लाई की, वो कब इलेक्ट्रॉनिकली करूँगी? पार्ट GSTR फॉर्म के पार्ट A में करूँगी, और इन फॉर्म GSTR 4A के अंदर और 6A के अंदर 10th जो मंथ है नेक्स्ट मंथ की जो 10 डेट है उसके बाद करूँगी। ठीक है,
और स्टेप 3 होगा एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन द डिटेल्स बाय द सप्लायर। फिर उसकी एक्सेप्टेंस और वो जो रिजेक्शन है तो इलेक्ट्रॉनिकली हो गई सबसे एक्सेप्टेंस भी रिजेक्शन भी। इन्फॉर्म GSTR 1A के अंदर होगी ऑन और बिफोर द 17th डे बट नॉट बिफोर द 15th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। भाई या तो 17 तारीख को या उससे पहले, लेकिन 15वां दिन नहीं, ठीक है, नेक्स्ट मंथ का। रिजल्ट्स इन अमेंडेड इन फॉर्म GSTR 1। जो भी रिजल्ट होगा एक्सेप्शन का या फिर जो है रिजेक्शन का, वो अमेंडमेंट जो अमेंडमेंट का रिजल्ट होगा उसको करेंगे फॉर्म GSTR 1 के अंदर, ठीक है। Acceptance of registered details by supplier, section 37(2). The details of inward supply, inward क्यों आएगा, outward आएगा। Details of outward supply added, corrected or deleted by the recipient in form GSTR 2 और फॉर्म GSTR 4। अच्छा, ये इनवर्ड सप्लाई का गलत दे रखा है, यहाँ पर कुछ और ऐड हो गया। हाँ जी, आगे 5th पॉइंट आता है इन केस ऑफ एरर और ओमिशन इन डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। देखो, अगर हमने जो डिटेल्स डाली, मतलब जो भी आउटवर्ड सप्लाई की जो भी डिटेल्स डाली, वो या तो गलत डल गई हमसे या फिर कुछ छूट गया, ओमिट हो गया कुछ, ठीक है, तो कैसे करेंगे। तो इन केस ऑफ एरर और ओमिशन डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, दो चीज़ कर सकते हैं, रेक्टिफाई एरर और ओमिशन और नो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन करेंगे, रेक्टिफाई एरर और ओमिशन और पे द टैक्स एंड इंटरेस्ट। रेक्टिफाई कर देंगे उस एंट्री को जो भी गलत कर दी है हमने, ठीक है, और जो भी भूल गए हैं, फिर रेक्टिफाई करेंगे और फिर पे टैक्स कर देंगे और इंटरेस्ट जो भी है वो पे कर देंगे। और अगर रेक्टिफिकेशन नहीं करिए, नो रेक्टिफिकेशन और एरर ऑफ ओमिशन आफ्टर, देखो एक तो जो देखो फर्निशिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, लास्ट डेट इज़ 20 अक्टूबर। यानी कि फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, जो आपने रिटर्न भर दिया सितंबर मंथ का, फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है, और लास्ट डेट हो गई यानी कि 20 अक्टूबर, ठीक है। और फर्निशिंग द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न जो हमने भर दिया, लास्ट डेट जिसकी 31 दिसंबर होती है, वो विच एवर इज अर्लियर, उन दोनों में जो सा पहले आएगा वो उस डेट से। अगर आपने उससे पहले अगर आपने रेक्टिफाई और ओमिशन करवा लिया तो आप पे टैक्स और इंटरेस्ट कर लेंगे। अगर इन डेट्स के बाद यानी 20 अक्टूबर और 31 दिसंबर के पहले जो डेट आती है उसके बाद अगर आप रेक्टिफाई और ओमिशन करवाना चाहते हो तो कोई रेक्टिफिकेशन और एरर की जो ओमिशन हुई है वो एरर वो नहीं ठीक हो पाएगी, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं होगी उसके लिए, ठीक है। अगर आपने एरर कर दी है और टाइम से अगर रेक्टिफाई करवा लिए तो वो रेक्टिफाई हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद में फिर आप टैक्स पे कर दोगे और इंटरेस्ट पे कर दोगे। लेकिन अगर जो फाइनेंशियल ईयर का सितंबर मंथ है, सितंबर मंथ में के लिए जो नेक्स्ट जो अगर आपने जो सितंबर मंथ के लिए जो रिटर्न अगर आपने फर्निश कर दी है, जिसकी जो लास्ट डेट होती है वो नेक्स्ट डे 10th डे होती है, यानी 10 अक्टूबर होती है, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और उसकी लास्ट डेट 20 अक्टूबर मानी जाएगी। उससे पहले अगर आपने रेक्टिफाई नहीं करवाया है 31 दिसंबर से पहले, यानी दोनों में से तो डेट पहले 20 अक्टूबर ही आएगी, तो 20 अक्टूबर से पहले अगर आपने रेक्टिफाई नहीं करवाया तो वो रेक्टिफाई कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं होगा उसके अंदर, नो रेक्टिफिकेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टूडेंट्स, ये जो आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड जितना भी पोर्शन था वो हमने इसके अंदर कवर किया कि
आउटवर्ड जो सेक्शन 37 के अंदर जो था मंथली स्टेटमेंट और डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, जिसके अंदर जो सारे प्रोविजंस थे पांचों के पांचों हमने कवर कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने पर्सन लिएबल पढ़ लिए, टाइम लिमिट पढ़ ली, डिटेल्स पढ़ ली आउटवर्ड सप्लाई की, और प्रोसीजर क्या हो रहेगा वो, और अगर एरर ओमिशन हो गया तो कैसे क्या किया जाएगा तब। तो ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर कवर करी। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो स्टूडेंट्स आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई होगी, आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।